भारत में जमीन जायदाद को लेकर ना एक कहावत सी बन गई है हम्म। कि अगर कोई किसी की जमीन पर मान लीजिए 12 साल से ज्यादा रह ले हम्म। तो बस वो जमीन उसी की हो गई। ये बात हम सबने कहीं ना कहीं सुनी जरूर है। हाँ, ये तो बहुत आम धारणा है। पर आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो ये बताते हैं कि ये बात जितनी आम है उतनी ही बड़ी कानूनी गलतफहमी भी है। बिल्कुल। तो आज की हमारी पड़ताल का मिशन यही है, इस गलतफहमी की तह तक जाना और कब्जे यानी पोजेशन और मालिकाना हक मतलब ओनरशिप के बीच के फर्क को समझना। हम्म। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर सिर्फ रहना काफी नहीं है तो फिर जमीन का असली मालिक होता कौन है। हम्म। ये जो विपरीत कब्जे या एडवर्स पोजेशन का कानून है वो आखिर है क्या। और उसे साबित करना इतना मुश्किल क्यों बनाया गया है? हाँ, और सबसे जरूरी, कोई अपनी संपत्ति को कानूनी तौर पर कैसे सुरक्षित रख सकता है। चलिए इसी पर बात करते हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं। अगर सालों तक कहीं रहना मालिकाना हक का आधार नहीं है तो फिर भारतीय कानून की नजर में इसका असली आधार क्या है। देखिए, यहाँ कानून बिल्कुल भावनाओं या परंपराओं पर नहीं चलता। कानून का सिर्फ एक मकसद है, स्पष्टता। स्पष्टता। हाँ। और वो स्पष्टता आती है सिर्फ और सिर्फ वैध दस्तावेजों से। मालिकाना हक इस बात पर तय नहीं होता कि कौन कहाँ कितने साल से रह रहा है, हाँ। बल्कि इस पर कि किसके पास मजबूत कानूनी कागजात हैं। मजबूत कानूनी कागजात मतलब आप रजिस्ट्री की बात कर रहे हैं या कुछ और भी है। हाँ, रजिस्ट्री तो सबसे ऊपर है। हमारे स्रोत 3 तरह के दस्तावेजों को मालिकाना हक का सबसे मजबूत प्रमाण मानते हैं। पहला और सबसे ताकतवर है रजिस्टर्ड बिक्री विलेख, जिसे हम आम भाषा में सेल डीड कहते हैं। हाँ। जब ये दस्तावेज सरकारी दफ्तर में रजिस्टर हो जाता है तो ये एक पब्लिक रिकॉर्ड बन जाता है, इसे कोई काट नहीं सकता। अच्छा, और दूसरा? दूसरा है सरकार से मिला कोई दस्तावेज, जैसे कोई पट्टा मतलब लीज या सरकारी आवंटन का कोई पत्र। और तीसरा है विरासत से जुड़े कागजात, जैसे कोई रजिस्टर्ड वसीयत या कोर्ट से मिला उत्तराधिकार प्रमाण पत्र। एक मिनट, लेकिन ये तो बड़ा अजीब लगता है। मैं अपने गांव के बारे में सोचती हूँ, वहां तो कई परिवार पीढ़ियों से एक ही जमीन पर रह रहे हैं बिना किसी कागज के। उनके दादा परदादा भी वहीं रहते थे। तो क्या कानून की नजर में उनका कोई हक ही नहीं है? ये तो अन्याय जैसा लगता है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और यही वो सामाजिक सच्चाई है जहां कानून की जटिलता सामने आती है। देखिए, कानून ये नहीं कहता कि उनका कोई हक नहीं है, लेकिन ये जरूर कहता है कि अगर कोई विवाद हुआ तो बिना दस्तावेज के उनका दावा बहुत कमजोर है। बहुत कमजोर? हाँ, सिर्फ वहां रहना या खेती करना या घर बना लेना, ये सब मालिकाना हक साबित नहीं करते। यहीं पर वो विपरीत कब्जे वाली बात आती है, लेकिन उसे समझना जरूरी है कि वो एक बहुत ही दुर्लभ अपवाद है, कोई आम नियम नहीं। ठीक है, तो मतलब दस्तावेज ही सब कुछ है, लेकिन फिर ये जो एडवर्स पोजीशन या विपरीत कब्जे वाली बात बार बार सुनने में आती है, वो क्या है? क्या वो इस दस्तावेज वाले नियम का कोई तोड़ है? सुनने में तो ये किसी कानूनी चोर दरवाजे जैसा लगता है। चोर दरवाजा नहीं, बल्कि एक बहुत ही संकरा और मुश्किल रास्ता है। इसे ऐसा समझिए कि कानून उन मालिकों को एक तरह से सजा देना चाहता है जो अपनी संपत्ति को लेकर सालों साल दशकों तक पूरी तरह से लापरवाह रहते हैं। अच्छा। लेकिन इस रास्ते पर चलने के लिए कब्जा करने वाले को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 बहुत कठोर शर्तें, वो भी एक साथ पूरी करनी होती हैं। 5 शर्तें एक साथ? हाँ, और अगर एक भी शर्त में कोई कमी रह गई तो दावा पहली सुनवाई में ही खारिज हो जाता है। बाप रे! तो क्या है ये 5 शर्तें? पहली शर्त है लगातार कब्जा। निजी जमीन पर 12 साल और सरकारी जमीन पर 30 साल तक, बिना एक दिन की भी रुकावट के। बिना रुके? हाँ, अगर बीच में कब्जा छोड़ दिया या असली मालिक ने आकर कुछ दिनों के लिए हगा दिया तो 12 साल की गिनती वापस 0 से शुरू हो जाएगी। ओके, और दूसरी? दूसरी शर्त है खुले तौर पर कब्जा, यानी कब्जा चोरी छिपे नहीं होना चाहिए। ऐसा हो कि दुनिया को दिखे, पड़ोसियों को पता हो कि ये व्यक्ति ही इस जमीन का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, लगातार और खुल्लम खुल्ला, ये तो समझ आता है। आगे? तीसरी शर्त इसी से जुड़ी है, मालिक की जानकारी में कब्जा। मतलब कब्जा इतना खोला होना चाहिए कि असली मालिक को या तो पता हो या फिर ये माना जा सके कि अगर वो जरा भी अपनी संपत्ति की सुध लेता तो उसे पता चल जाता। और चौथी शर्त, जो सबसे जरूरी और सबसे ज्यादा गलत समझी जाती है, वो है बिना अनुमति के कब्जा, जिसे कानून की भाषा में हॉस्टाइल पोजेशन कहते हैं। हॉस्टाइल पोजेशन? अरे इसका मतलब क्या हुआ? कोई लड़ाई झगड़े वाला कब्जा? नहीं नहीं, इसका मतलब लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कि कब्जा करने वाले का इरादा और व्यवहार असली मालिक के हक के विपरीत या शत्रुतापूर्ण होना चाहिए।
विपरीत। हाँ, उसे ये दिखाना होगा कि वो उस जमीन को मालिक की अनुमति से नहीं बल्कि अपने अधिकार से इस्तेमाल कर रहा है। और आखिरी, पांचवी शर्त इन सबको समय सीमा में बांधती है, यानी ये सब कुछ 12 या 30 साल तक लगातार चलना चाहिए। एक मिनट, ये हॉस्टाइल वाली बात थोड़ी और समझाइए। मान लीजिए किसी दोस्त ने मुझे अपनी खाली पड़ी जमीन पर कुछ साल रहने की इजाजत दे दी। मैं वहां 15-20 साल रह भी ली, तो क्या मैं इस आधार पर दावा कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर आप समझिए 99% दावे खारिज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका कब्जा दोस्त की अनुमति से शुरू हुआ था, उसके विरोध में नहीं। अनुमति, चाहे वो लिखी भी हो या जुबानी, वो हॉस्टाइल तत्व को जड़ से खत्म कर देती है। अच्छा। कानून की नजर में जब तक अनुमति है, आपका कब्जा मालिक के अधिकार को चुनौती नहीं दे रहा, बल्कि उसे स्वीकार कर रहा है। आप वहां एक किराएदार या देखभाल करने वाले की तरह है, मालिक की तरह नहीं। ओ, तो इसका मतलब कब्जा करने वाले को ये साबित करना होगा कि वो मालिक की मर्जी के खिलाफ वहां था। ये तो बिल्कुल उल्टा लगता है। मुझे तो लगा था कि चुपचाप रहने से और मालिक के कुछ ना कहने से ही काम बन जाता है। यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। इसे ऐसे समझिए, अगर आपका पड़ोसी आपकी जमीन का एक कोना सब्जी उगाने के लिए इस्तेमाल करने लगे और आप चुप रहें, तो ये एक तरह से अनुमति मानी जा सकती है। लेकिन अगर वो उस कोने पर बाड़ लगा दे, एक डेट लगा दे और उस पर ताला लगा दे और एक बोर्ड लगा दे जिस पर लिखा हो, यह मेरी संपत्ति है, अंदर आना मना है। मतलब वो खुले आम चुनौती दे रहा है। बिल्कुल, वो आपके हक को खुली चुनौती दे रहा है। यह है हॉस्टाइल या विपरीत कब्जा। और अगर आप ये सब देखकर भी 12 साल तक चुपचाप बैठे रहे, तब जाकर वो दावा करने की सोच सकता है। वाह! तो मतलब कब्जा लगातार हो, खुल्लम खुल्ला हो, मालिक को पता हो, उसकी मर्जी के खिलाफ हो और ये सब कम से कम 12 साल तक चले। ये तो वाकई लगभग नामुमकिन लगता है। बिल्कुल। और इसे जानबूझकर इतना मुश्किल बनाया गया है। इसीलिए जब ये सिद्धांत मौजूद है, फिर भी असलियत में कब्जे पर आधारित ज्यादातर दावे अदालत में टिक नहीं पाते। हम्म। अदालतें सिर्फ इस बात पर नहीं चलती कि कोई कितने समय से रह रहा है, बल्कि वो इन 5 शर्तों के ठोस सबूत मांगती हैं, जो देना बहुत मुश्किल होता है। तो वो क्या ठोस कारण हैं जिनकी वजह से ये दावे गिर जाते हैं? सिर्फ ये अनुमति वाला मामला या कुछ और भी है? स्रोत इन दावों की विफलता के कई व्यवहारिक कारण बताते हैं। हम्म। पहला तो यही है, सहमति से शुरू हुआ कब्जा, हम्म। जैसे किसी रिश्तेदार, दोस्त या फिर नौकर का कब्जा। सही। दूसरा बड़ा कारण है लिखित सबूत का अभाव। हम्म। कब्जेदार अक्सर क्या करते हैं, बिजली या पानी के बिल दिखाते हैं। हाँ, दिखाते हैं। अदालत कहती है कि ये बिल सिर्फ आपके वहां रहने का सबूत है, मालिकाना हक का नहीं। आपको ये साबित करना होगा कि आपका कब्जा हॉस्टाइल था, और इसका सबूत देना लगभग नामुमकिन होता है। और सरकारी जमीन के बारे में क्या? वहां तो 30 साल का नियम है, वो तो और लंबा है। हाँ, लेकिन सरकारी जमीन पर कब्जे के मामले में कानून और भी ज्यादा सख्त है। स्रोत साफ कहते हैं कि सरकारी जमीन सार्वजनिक संपत्ति है। उस पर विपरीत कब्जे का दावा करना किसी व्यक्ति की संपत्ति पर दावा करने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। अच्छा। अदालतें इसे सार्वजनिक हित के खिलाफ मानती हैं और ज्यादातर मामलों में सरकार का ही पक्ष लेती हैं। इसका मतलब असली मालिक अगर थोड़ा भी एक्टिव है तो कब्जेदार का काम मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, और यही चौथा कारण है, असली मालिक द्वारा बीच बीच में हक जताना। मान लीजिए कब्जे को 11 साल हो गए हैं। अब असली मालिक जागता है और कब्जेदार को एक रजिस्टर्ड कानूनी नोटिस भेज देता है कि मेरी जमीन खाली करो। बस उसी दिन वो 11 साल की गिनती शून्य हो जाती है। कब्जे की निरंतरता टूट गई। अगर कब्जेदार नोटिस के बाद भी नहीं हटता, तो 12 साल की गिनती उस नोटिस की तारीख से फिर से शुरू होगी। और शायद सबसे बड़ा कारण तो सरकारी रिकॉर्ड ही होंगे, खतौनी वगैरह। निश्चित रूप से। आखिरी और सबसे मजबूत कारण है राजस्व रिकॉर्ड में किसी और का नाम होना। अदालतें खतौनी या जमाबंदी जैसे आधिकारिक सरकारी रिकॉर्ड को बहुत ज्यादा महत्व देती हैं। अगर इन रिकॉर्ड में असली मालिक का नाम साफ साफ दर्ज है, तो कब्जेदार चाहे कितनी भी दलीलें दे, उसका दावा बहुत कमजोर पड़ जाता है। ये तो एकदम साफ है। तो मतलब कोई व्यक्ति एक जगह पर पूरी जिंदगी गुजार दे, वहां अपने बच्चे बड़े कर लें, लेकिन अगर एक कागज कम है या कानूनी प्रक्रिया में कोई चूक हो गई है, तो कानून की नजर में वो सब कुछ एक झटके में खत्म हो सकता है। ये सुनने में बहुत कठोर लगता है। हाँ, ये कठोर लग सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य संपत्ति के लेन देन में एक निश्चितता और सुरक्षा लाना है। अगर सिर्फ कब्जे को आधार बना लिया जाए, तो कोई भी किसी की खाली पड़ी संपत्ति पर कब्जा कर लेगा और एक तरह से अराजकता फैल जाएगी। मैं समझती हूँ कि कानून को सबूत चाहिए, लेकिन क्या अदालतें इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती कि कोई परिवार 50 साल से उस जगह को अपना घर मान रहा है? क्या इसमें कोई मानवीय पहलू नहीं देखा जाता?
मानवीय पहलू पर विचार होता है, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। अदालत ये सुनिश्चित करेगी कि किसी को गैर कानूनी तरीके से न निकाला जाए, लेकिन जब मालिकाना हक का सवाल आएगा तो फैसला दस्तावेजों के आधार पर ही होगा। इसीलिए इन विवादों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है पहले से ही अपने कानूनी अधिकार मजबूत रखना। तो चलिए सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। इन विवादों से बचने के लिए या अपने अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए एक आम इंसान को क्या ठोस कदम उठाने चाहिए? स्रोत इसके लिए 4 बहुत ही सीधे और जरूरी उपाय बताते हैं। ये सिर्फ सलाह नहीं है, बल्कि संपत्ति को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया है। पहला और सबसे बुनियादी कदम है, हर चीज लिखित में करें। लिखित में? हाँ, जुबानी वादों और मौखिक सहमति से हमेशा बचें। अगर आप किसी की अनुमति से रह रहे हैं तो किरायानामा या लीज एग्रीमेंट जरूर बनवाएं। अगर किसी को अपनी संपत्ति इस्तेमाल करने दे रहे हैं तो भी एक लिखित समझौता करें। ये दोनों पक्षों को बचाता है। और अगर संपत्ति खरीदी हो तो क्या सिर्फ स्टैम्प पेपर पर लिख लेना काफी है, जैसा कई छोटे शहरों में होता है? बिल्कुल नहीं, और यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। दूसरा और सबसे जरूरी कदम है, रजिस्ट्री कराएं। अगर संपत्ति खरीदी है तो बिक्री विलेख यानी सेल डीड को तुरंत सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में पंजीकृत कराएं। रजिस्ट्री ही आपके मालिकाना हक का सबसे पक्का, सार्वजनिक और कानूनी सबूत है। बिना रजिस्ट्री के करोड़ों का सौदा भी कानूनी तौर पर अधूरा है। ठीक है, रजिस्ट्री हो गई, अब काम खत्म? नहीं, अभी एक और जरूरी काम बाकी है। तीसरा कदम है, राजस्व रिकॉर्ड अपडेट कराएं। इसे म्यूटेशन या दाखिल खारिज कहते हैं। अच्छा, दाखिल खारिज। हाँ, रजिस्ट्री के बाद यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपका नाम तहसील या नगर निगम के खतौनी और जमाबंदी जैसे स्थानीय रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। कई लोग रजिस्ट्री कराकर भूल जाते हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में पुराना नाम ही चलता रहता है, जो बाद में विवाद का कारण बनता है। लेकिन ये होता कैसे है? क्या इसके लिए पटवारी या तहसील के चक्कर काटने पड़ते हैं? आम आदमी के लिए ये कितना मुश्किल या आसान है? हाँ, इसके लिए स्थानीय राजस्व विभाग में आवेदन करना होता है। प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो सकती है और उसमें समय भी लग सकता है, लेकिन यह बेहद जरूरी है। इसके बिना आपका स्वामित्व अधूरा है। आप किसी स्थानीय वकील की मदद ले सकते हैं जो इस प्रक्रिया को जानता हो। ये छोटा सा खर्च और मेहनत आपको भविष्य के बड़े विवादों से बचा सकती है। ठीक है, और आखिरी उपाय? आखिरी उपाय शायद सबसे जरूरी है। जब कोई समस्या खड़ी हो जाए, समय पर कानूनी सलाह लें। यानी इंतजार न करें। बिल्कुल। अगर संपत्ति को लेकर कोई भी विवाद खड़ा होता है, कोई आपके हक को चुनौती देता है या आपको अपने अधिकारों के बारे में कोई संदेह है, तो देरी बिल्कुल ना करें। तुरंत किसी अच्छे वकील से सलाह लें। अक्सर लोग सोचते हैं कि मामला अपने आप सुलझ जाएगा और इसी चक्कर में वो कानूनी समय सीमाएं गंवा देते हैं। सही बात है। याद रखिए, कानून उनकी मदद करता है जो अपने अधिकारों के प्रति सतर्क रहते हैं। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार एकदम साफ है। भारतीय कानून में कब्जे पर नहीं, कागज पर भरोसा किया जाता है। दस्तावेज ही राजा हैं। भौतिक कब्जे पर हमेशा दस्तावेजी स्वामित्व को प्राथमिकता दी जाती है। और वो जो विपरीत कब्जे का सिद्धांत है, वो कोई आसान रास्ता नहीं, बल्कि एक दुर्लभ कानूनी अपवाद है। हाँ, जिसे साबित करने की शर्तें जानबूझकर इतनी मुश्किल बनाई गई हैं ताकि संपत्ति के असली मालिकों के अधिकार सुरक्षित रहें और कोई भी सिर्फ ताकत या लंबे समय तक टिके रहने के दम पर किसी की संपत्ति न हड़प सके। पीढ़ियों का रहना भी सही कानूनी दस्तावेजों के बिना अदालत में अर्थहीन साबित हो सकता है। ये एक कठोर सच्चाई है, लेकिन कानूनी रूप से यही स्थापित सिद्धांत है। ये सब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है। एक ऐसे देश में जहां आज भी जमीन जायदाद से जुड़े कई लेन देन और समझौते अनौपचारिक या सिर्फ जुबानी भरोसे पे होते हैं, वहां दस्तावेजीकरण पर इतना सख्त जोर उन लोगों के अधिकारों को कैसे प्रभावित करता है जिनकी औपचारिक कानूनी प्रक्रियाओं तक पहुंच या जानकारी नहीं है। यह हमें कानूनी निश्चितता और सामाजिक वास्तविकता के बीच के एक गहरे तनाव पर सोचने के लिए मजबूर करता है।